Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. I am your instructor, Dr. Nazia Anwar, and in this lecture, we will discuss the milestones of cloud computing. Chances are that you have already used a cloud-based program today. If you checked your Gmail, streamed a YouTube video, or logged into Facebook, then you have already accessed information stored in a cloud. इसके चांसेस हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा कि आपने जो है कोई भी क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम आज ज़रूर यूज़ किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी जीमेल चेक की है, या आपने अपनी कोई यूट्यूब से कोई वीडियो स्ट्रीमिंग की है, या आपने फेसबुक पर लॉगिन हुए हैं, तो इसका मतलब आपने क्लाउड पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है आपने उसको एक्सेस किया है. वी आर मूविंग टू एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ऑफ मेनी क्लाउड्स. And this will give people access to services anytime, on any device, anywhere in the world. From home, on the move, from the park, in the cafe, in the shopping mall, आप कहीं पर भी हैं, आप क्लाउड की सर्विसेज को anytime, on any device, anywhere in the world access कर सकते हैं. Although many conflicting definitions of cloud computing have been proposed, the NIST definition is the most widely acknowledged. So, in about 2010, the federal government USA started to procure more and more cloud service, and one of the problems was there was not a good definition for that. The National Institute of Standards and Technology actually took on the task and came up with a very simple model. According to NIST model, cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, for example, networks, servers, storage, applications, and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. ये निस्ट की डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि निस्ट ने प्रपोज की थी क्लाउड कंप्यूटिंग की. क्लाउड कंप्यूटिंग की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी लिटरेचर में प्रपोज हो गई हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं. तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो था, इन्होंने एक दे स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी दे एक्चुअली केम अप विद अ वेरी सिंपल मॉडल. और इस मॉडल के मुताबिक क्लाउड कंप्यूटिंग की को ऐसे ये डिफाइन कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्विटस कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस. यानी ये ऐसा मॉडल है जो कि आपको बहुत सारे नेटवर्क एक्सेस जो है वो आपको ऑन डिमांड प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत कन्वीनियंट है. फ्रॉम एनी टाइम एट एनी टाइम, फ्रॉम एनीवेयर, विद एनी डिवाइस आप इसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं. किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं? नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कन्फिगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. यानी आप एक शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज है जिनको आप कन्फिगर कर सकते हैं, यानी आप स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं. रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे नेटवर्क्स, सर्वर्स है, इसकी स्टोरेज है, एप्लीकेशंस है, या कोई भी सर्विसेज है. एंड दे कैन बी रैपिडली प्रोविजन्ड एंड रिलीज्ड विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन. यानी रिसोर्सेज को आप बहुत क्विकली उनकी प्रोविजनिंग और डी प्रोविजनिंग जो है, यानी एक्वायर और रिलीज़ करना बहुत रैपिडली और क्विकली कर सकते हैं, जिसमें किसी सर्विस प्रोवाइडर का कोई विद मिनिमम सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन जो है वो आप अपनी रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं या रिलीज़ कर सकते हैं उस शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज को. सो इट सेज दैट क्लाउड इज़ अ ह्यूज shared pool of ubiquitous resources which can be provisioned as per demand and with minimal management effort. It can be rapidly provisioned through network whenever I want to use it, and can be deprovisioned or released whenever I do not require it. Both can be done in a very seamless manner.
We have been using cloud computing unknowingly through Gmail and Google Docs, yet we never thought that these were cloud computing services. हम बहुत पहले से Gmail या Google Docs या बहुत सारी ऐप्स के थ्रू हम क्लाउड को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं बहुत अरसे से, और शायद तब हमें पता भी नहीं था कि हम क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं. तो जो क्लाउड है, इट हैज़ एसेंशियली इवॉल्व्ड फ्रॉम वेरियस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज such as mainframes and supercomputers, cluster computers, cluster computing, parallel computing, distributed computing, grid computing, utility computing, and virtualization. Let's look at the history of how cloud computing began with some highlighted key milestones. अब हम देखते हैं थोड़ी सी कि हम माइलस्टोन इवेंट्स देखते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के किस तरह ये एनविजन हुआ, कैसे ये हिस्ट्री बिगेन हुई, इसकी की माइलस्टोन इवेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं क्लाउड कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन में. हम स्टार्ट करते हैं 1951 में. सबसे पहला यूनिवैक 1 जो है वो यूएस सेंसर ब्यूरो ने डिलीवर किया था. ये यूनिवैक 1 क्या था? यूनिवैक 1 वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जिसने बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड पब्लिक अटेंशन गेन की थी, क्योंकि ये मिस्टेक जो थी यूनिवैक कंप्यूटर्स, ये बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस में ये यूज़ होते थे, और इसका सबसे बड़ा जो कस्टमर था वो यूएस मिलिट्री थी, और इसकी कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. जो पहला यूनिवैक था उसको कॉस्ट करना उसकी कॉस्ट जो थी वो तकरीबन $1 मिलियन के बराबर थी. और उस टाइम 46 यूनिवैक कंप्यूटर्स जो थे दे वर बिल्ड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड बिजनेस यूजेस. After that, in 1960, DEC PDP-1 was introduced. एक टिपिकल PDP-1 कंप्यूटर जो था वो भी बहुत ज़्यादा तकरीबन $1 मिलियन से तकरीबन ज़्यादा एक्सपेंसिव था. और इसमें जो थी वो कैथोड ट्यूब जो ग्राफिक डिस्प्ले यूज़ हो रहा था, पेपर टेप इनपुट आउटपुट थी, और इसको कोई एयर कंडीशनिंग रिक्वायर नहीं थी, एंड इट रिक्वायर्स ओनली 1 ऑपरेटर. और यही जो थे ये सारी चीज़ें जो हैं दे बिकम स्टैंडर्ड्स फॉर मिनी कंप्यूटर्स. इसका स्कोप बहुत ज़्यादा था, और उसमें जो था वो उस टाइम तकरीबन 50 PDP-1 कंप्यूटर्स जो थे वो सोल्ड हुए थे. आफ्टर दैट इन 1961 IBM 7030 जिसको स्ट्रेच का नाम भी दिया गया था, वो उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी. जो IBM 7000 सीरीज के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, दे वर द फर्स्ट कंपनीज फर्स्ट कंप्यूटर्स टू यूज ट्रांजिस्टर्स. एट द टॉप ऑफ द लाइन was the model 7030, also known as stretch. इनमें बहुत सारे एडवांस डिज़ाइन इनोवेशंस थी, और बहुत सारी नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ और बहुत बड़े जो मेजर साइंटिफिक यूजर्स थे, ये उनको फौरी तौर पे इनकी सेल हो गई थी. ये इतना इसमें ज़्यादा इनोवेशंस थी. इसका फिर एक स्पेशल वर्जन डेवलप हुआ था हार्वेस्ट, जो कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेवलप किया गया था. तो स्ट्रेच प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ थी जो इसके लिए डेवलप की गई थी, दे प्लेड अ मेजर रोल इन द डिज़ाइन, मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द लेटर IBM सिस्टम 360. और IBM सिस्टम 360 जो था, it was the most powerful successful computer family in IBM history.
After that, in 1962, MIT Link was introduced. Link is an early and important example of a personal computer, PC. That is, PC is a computer that is designed for only one user. और इसको MIT लिंकन लेबॉर्ट्री का इंजीनियर था जिसने इसको डिज़ाइन किया था. और इसको रिसर्च पर्पस के लिए जो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डेक थी उसने इसको कंपोनेंट सप्लाई किए और फिर ये ओरिजिनल लिंक्स जो थे वो बने और फिर इनको कमर्शलाइज कर दिया गया और फिर इसकी भी अच्छी सेल हुई. After that, in 1964, CDC 6600 supercomputer was introduced. ये CDC कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन जो थी, इन्होंने CDC 6600 सुपर कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया और इसमें तकरीबन 3 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये परफॉर्म कर सकता था. तकरीबन 3 टाइम्स फास्टर था दैन डैट ऑफ इट्स क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर. उस टाइम इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर था IBM 7030 सुपर कंप्यूटर. But the CDC 6600 retained the distinction of being the fastest computer in the world until surpassed by successor the CDC 7600. जब तक नेक्स्ट ईयर में बल्कि 1968 में CDC 7600 आया था वो फिर बाद में सुपर कंप्यूटर बना था और तब तक जो है वो यही फास्टेस्ट, उस टाइम तक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यही था. और इसकी जो हाई स्पीड की वजह जो थी इसकी वो कंप्यूटर का डिज़ाइन था जिसमें बहुत सारे 10 स्मॉल कंप्यूटर्स यूज़ किए गए थे जिनको पेरिफेरल प्रोसेसिंग यूनिट्स कहते थे. एंड द रोल ऑफ द पेरिफेरल प्रोसेसिंग यूनिट्स वाज टू ऑफलोड द वर्कलोड फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसर. देन इन 1965 डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन जो था डेक उसने इंट्रोड्यूस किया PDP-8 और ये कैनेडियन लैब में एक स्पेशल उनको एक चाहिए था एक स्पेशल डिवाइस अपने रिएक्टर को मॉनिटर करने के लिए. तो उन्होंने वहीं से 2 इंजीनियर्स थे डेक में, उन्होंने बिल्कुल एक अनयूजुअल काम किया. उन्होंने एक स्मॉल जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन किया and they program it to do the job. जो कि अपने रिएक्टर को मॉनिटर करने की जो जॉब थी उन्होंने उसके लिए इसको प्रोग्राम किया और इसका जो लेटर वर्जन था मशीन का फिर उसको PDP-8 कहा गया. ये सबसे पहला कमर्शियली सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर था. द PDP-8 जो था इसकी भी बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन ये इसकी प्राइस जो थी ये तकरीबन स्मॉल IBM जो 360 मेन फ्रेम था उससे 1/5 थी, यानी इतनी उससे कम थी. मेन फ्रेम बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव होता था एट दैट टाइम. एंड बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ PDP-8 इस स्मॉल साइज और रीजनेबल कॉस्ट PDP-8 was sold by the thousands to manufacturing plants, small businesses and scientific laboratories around the world. इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा सेल हुई बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, बिजनेसेस में, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ में, क्योंकि इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन उस टाइम के जो मेन IBM के मेन फ्रेम्स थे उनसे तकरीबन 1/5 कम थी. In 1966 HP introduces the HP 2116A. ये HP का फर्स्ट कंप्यूटर था एंड इट वाज डेवलप्ड एज अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर जो HP के एक फैमिली में जो प्रोग्रामेबल टेस्ट के लिए और बहुत सारे मेजरमेंट प्रोडक्ट्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था. एंड
द 2116A जो था, ये हम इसको कहते थे कि HP का सबसे पहला यूज़ था जब उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया इन अ कमर्शियल प्रोडक्ट. Then later on, a group of developers at Bell Labs produced Unix. Unix क्या है? It is an operating system that addressed compatibility issues. इसने बहुत सारे compatibility issues को address किया, and it was written in the C programming language, and Unix was portable across multiple platforms and became the operating system of choice among mainframes at large companies. उस टाइम जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में उन्होंने फिर फ़ौरन यूनिक्स को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ये पोर्टेबल था और ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज इसमें बहुत सारे सॉल्व हो रहे थे. बट ड्यू टू द स्लो नेचर ऑफ द सिस्टम, इट नेवर क्वाइट गेन्ड ट्रैक्शन अमंग होम PC यूजर्स. लेकिन उस टाइम ये स्लो था, तो इसकी वजह से ये जो होम PC यूजर्स में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या उसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया इसको. आफ्टर दैट इन 1977 Apple II इंट्रोड्यूस्ड हुआ. जब इसको किसी कलर टेलीविज़न सेट के साथ कनेक्ट किया जाता था, तो Apple II कंप्यूटर जो था, इट प्रोड्यूस्ड ब्रिलियंट कलर ग्राफिक्स एट दैट टाइम. तो इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ Apple IIs जो है वो उस टाइम सोल्ड हुए. और तकरीबन जो है ये हम कह सकते थे कि उस टाइम पर्सनल कंप्यूटर्स की लॉन्गेस्ट लिव्ड लाइंस थी, क्योंकि 1977 से 1993 तक तकरीबन ये बहुत ज़्यादा इनकी सेल हुई. एप्पल ने बहुत थाउजेंड्स ऑफ Apple IIs कंप्यूटर जो हैं वो स्कूल्स को दिए, और उसकी वजह से एक नई जनरेशन स्टार्ट हुई टू देयर फर्स्ट एक्सेस. स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए सबसे पहला एक्सेस था जो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए था. यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी इनको इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये प्रोवाइड किए गए. उसके बाद 1982 में IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स पर्सनल कंप्यूटर PC. IBM की एक ब्रांड रिकग्निशन थी. उसके अलावा बहुत ज़्यादा उन्होंने मैसिव मार्केटिंग कैंपेन की, तो उससे जो है इसकी पर्सनल कंप्यूटर की बहुत अच्छी इनकी सेल हुई. और सबसे पहला IBM PC जो था वो जिसको हम IBM फर्स्ट PC 5150, इसमें तकरीबन 4.77 मेगाहर्ट्ज़ इंटेल 8088 माइक्रो प्रोसेसर था. और इन्होंने सबसे पहले दे यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एट दैट टाइम इन दिस PC. तो ये जो IBM PC था, इसने बिल्कुल भी कंप्यूटिंग को, बिजनेस कंप्यूटिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया बाय बिकमिंग द फर्स्ट PC टू गेन वाइड स्प्रेड एडॉप्शन बाय द इंडस्ट्री. The IBM PC was widely cloned, and it led to the creation of a vast ecosystem of software, peripherals and other commodities for use with the platform. IBM PC को बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया, और जिसकी वजह से फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा एक वास्ट इकोसिस्टम मिला, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का, पेरिफेरल्स का और कमोडिटीज़ का इस प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ करने के लिए, IBM प्लेटफॉर्म के साथ. In 1982, TCP/IP was declared standard for networking. ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है, it is the set of procedures used by computers to communicate with one another over the internet and other networks. इंटरनेट पर या किसी भी नेटवर्क्स पर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब कम्युनिकेट करना होता है, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जिनको वो यूज़ करते हैं, उसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं. जो नेम है TCP, इट कम्स फ्रॉम द सूट्स मोस्ट वाइटल प्रोटोकॉल्स. इसके 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम प्रोटोकॉल्स हैं, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल.
आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो दो प्रोटोकॉल्स हैं टीसीपी और आईपी, इसके दो वाइटल प्रोटोकॉल्स हैं जिससे ये मिलकर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट हम कहते हैं कि ये उसका कॉम्बिनेशन है। बेसिकली टीसीपी आईपी का क्या पर्पस है? इट स्पेसिफाइज हाउ डाटा सेंट बिटवीन कंप्यूटर्स शुड बी फॉर्मेटेड, एड्रेस्ड, ट्रांसमिटेड, रूटेड एंड रिसीव्ड। ये ऑलरेडी आप नेटवर्किंग में कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के कोर्स में आप पढ़ चुके हैं कि टीसीपी आईपी का पर्पस ये है कि डाटा जो है वो कैसे सेंड हुआ बिटवीन टू कंप्यूटर्स एंड हाउ इट, जो डाटा सेंट जो होगा वो उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, हाउ इट शुड बी एड्रेस्ड, हाउ इट शुड बी ट्रांसमिटेड, हाउ इट शुड बी रूटेड एंड हाउ इट शुड बी रिसीव्ड। And the TCP/IP protocols are based on various layers like application layer, transport layer, internet layer and link layer. 1982 में जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उन्होंने डिक्लेयर किया TCP/IP को एज द स्टैंडर्ड फॉर ऑल मिलिट्री नेटवर्किंग। और फिर सब्सिक्वेंटली इसके बाद पब्लिक ने और प्राइवेट जो सेक्टर था उन्होंने भी इसको फॉलो किया इस सूट को। और इस डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी जो है इंटरनेट की हम कह सकते हैं कि इट लेड द फाउंडेशंस, नेसेसरी फाउंडेशंस फॉर द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट। बिकॉज विदाउट TCP we would not have access to web-based content for our vital programs and features we now take for granted, like email and Google would be non-existence. अगर TCP नहीं होता तो हमें अपनी जो वेब बेस्ड कंटेंट है, जो कि बहुत सारे वाइटल प्रोग्राम्स के लिए, हमारे अहम प्रोग्राम्स के लिए हमें और फीचर्स के लिए हमें वेब बेस्ड कंटेंट को हम एक्सेस करते हैं, जिसको हम अभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि हम ईमेल्स करें या हम गूगल को एक्सेस करें, तो अगर ये TCP नहीं होता तो ये नॉन एग्जिस्टेंट होता है ये सारा वेब बेस्ड कंटेंट। उसके बाद 19 जो एक मेजर माइलस्टोन था वो 1933 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए लीजा कंप्यूटर। लीजा कंप्यूटर जो थे, दे वर द फर्स्ट कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर जिनकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थी GUI, और उसमें दे ऑल्सो फीचर्स आर ड्रॉप डाउन मेन्यू और उनमें आइकन्स थे। So it was therefore an important milestone in computing। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल मैकिन्टॉश ने GUI को अडॉप्ट किया एज द यूज़र इंटरफेस, तो इससे पर्सनल कंप्यूटिंग में एक नया पैराडाइम जो है वो क्रिएट हुआ। और जो लीजा था, इट रैन ऑन अ मोटरोला माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें तकरीबन 1 MB रैम थी, और इसके साथ 12 इंच ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर यूज़ हो रहा था, और 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स थी, ड्यूअल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स थी, और 5 MB प्रोफाइल हार्ड ड्राइव। उसके बाद आफ्टर दैट इन 1991 लिनक्स वॉज फर्स्ट रिलीज्ड एंड it was deployed on a wide variety of computing systems for personal computers, mobile devices, mainframes and supercomputers, to embedded devices such as routers, wireless access points and private branch exchanges, smart TVs, personal video recorders and NAS, network attached storage appliances. The evolution of cloud computing can be bifurcated into different basic phases. So that was all about the initial phase of the evolution of cloud computing. We will continue the later phases in the next lecture. I hope this lecture was helpful. Thank you everyone for taking this lecture.